वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एटी मनी मनु, अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और अब दर्शकों के सवालों के जवाब देने का वक्त हो गया है। आदित्य शाह, CIO GST इन्वेस्टमेंट्स, विश्वजीत पराशर, म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस पेशकश में और दर्शकों के सवालों का जवाब आप देंगे आज। हम कोशिश कर रहे हैं कि दर्शक हमारे साथ फ़ोन लाइन पर आ जाएँ। तब तक राम दत्ता मेहरोत्रा मेरे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं और ये विश्वजीत जी से सवाल पूछना चाहते हैं। राम मेहरोत्रा जी नमस्कार सर, क्या हालचाल? राम मेहरोत्रा जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, अब आ रही है मैडम। हाँ जी सर, आपका सवाल आपने हमें भेजा है जहाँ पे आपने अपने फंड्स की डिटेल्स भी दी है और आपने पिछले 2 साल से ही निवेश की शुरुआत की है ना? लगभग 52,500 रुपये की आपने SIP जो है वो कर रखी है। मुझे बताएं, आप ऑब्वियसली थोड़े से ख़राब प्रदर्शन से नाखुश दिखाई दे रहे हैं। मुझे ये बताएं, ये जो पोर्टफोलियो है इसका उद्देश्य क्या होगा सर? मैडम, कोई स्पेसिफिक उद्देश्य नहीं है। मैं ऑलरेडी एक बैंक ऑफिसर हूँ और मेरा मतलब पेंशनेबल जॉब है मेरी ऑलरेडी, तो मेरा वैसा कुछ गोल नहीं है। 59 इयर्स की मेरी एज है, तो मतलब स्पेसिफिक कोई गोल नहीं, जस्ट फॉर वेल्थ क्रिएशन मैंने एक SIP स्टार्ट किया था ये वाला। ठीक है। TSP मिड कैप, SBI फोकस्ड इक्विटी, इन 2 फंड्स की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से आप थोड़े से नाखुश लग रहे हैं ना? जी मैडम। आप बाजार को ट्रैक करते हैं सर? हाँ, थोड़ा थोड़ा, बस बहुत ज्यादा समय नहीं दे पाते। अच्छा, लेकिन किस तरह बाजार की चाल का प्रभाव पड़ता है फंड की परफॉर्मेंस पर, इस बात को समझते हैं? जी बिल्कुल। बहुत बढ़िया। आपने ये जो पोर्टफोलियो बनाया है, आपने आर्थिक सलाहकार से सहायता ली है? मैडम, 80 नाउ के थ्रू ही मैंने ये इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था। ऑलराइट, विश्वजीत जी, अब थोड़ा सा हम मिड कैप फंड और SBI फोकस्ड इक्विटी की नॉन परफॉर्मेंस जो इनको फिलहाल दिखाई दे रही है उसके बारे में पहले बात करना चाहूँगी। उसके बाद आप बताइएगा कि क्या फेरबदल इनको करना ज़रूरी है। तो जो नॉन परफॉर्मेंस है ये इन टर्म्स ऑफ कैटेगरी आप कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल कविता जी, पहले तो वेल्थ क्रिएशन भी अपने आप में एक गोल है। अगर आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, अगर आपकी वेल्थ क्रिएट होगी तो बाकी सब गोल्स भी आसानी से अचीव हो जाते हैं। तो जहां तक कि इनकी जो फंड्स की परफॉर्मेंस का सवाल है, 2 फंड स्पेसिफिकली DSP मिड कैप फंड है और एक SBI फोकस्ड इक्विटी फंड है। इनकी परफॉर्मेंस काफी समय से अच्छी कंसिस्टेंट नहीं आ रही है, अच्छी नहीं आ रही है, जैसा कि इन्होंने खुद देखा भी है। तो मैं इनको यही सलाह दूंगा कि इसको, इन फंड्स को स्विच कर लें, क्योंकि कैटेगरी में देखें तो फोकस कैटेगरी में HDFC फोकस 30 फंड की काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। तो ये फोकस कैटेगरी से शिफ्ट हो सकते हैं और HDFC फोकस 30 फंड में आ सकते हैं। इसके अलावा जो DSP मिड कैप फंड है, इसके लिए मैं इनको सलाह दूंगा कि वो SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड में शिफ्ट कर सकते हैं। और उनका एक और सवाल था कविता जी, कि ये पूछना चाह रहे थे कि क्या लमसम चेंज करें या इसको रिडीम कर लें। तो मेरे इनको ये सलाह रहेगी कि जो भी फंड जिसको 1 साल हो चुका है उसी को रिडीम करें। और इन दोनों फंड्स में जो मैंने नाम बताए हैं, SBI लार्ज एंड मिड कैप या फिर HDFC फोकस 30 फंड, इनमें फ्रेश SIP स्टार्ट करें। लेकिन जो भी आपकी पुरानी इन्वेस्टमेंट है जिसको 1 साल हो गया है, उसी को रिडीम करें, क्योंकि अदरवाइज आपको 1% का एग्जिट लोड लग जाएगा, या फिर अगर कुछ मुनाफा है तो उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी लग सकता है। तो मेरी यह सलाह है, 1 साल तक जो फंड हो चुके हैं उनको रिडीम करें और फ्रेश SIP करें। ये 2 फंड मैंने इनको बताए हैं, इसमें स्विच कर सकते हैं, तो आगे चल के अच्छी रिटर्न्स आने की उम्मीद रहेगी। राम जी, कोई सवाल पूछना है आपने? जी, मैं धन्यवाद। बस एक बात ये जानना चाहूंगा मैं, कि जो आपने ये बोला कि जिसको 1 साल पूरा हो गया है उसको रिडीम कर लें, तो मैं जानना ये चाहूंगा कि क्या मैं पूरे ही फंड को अभी 1 साल के लिए छोड़ दूं उसको, और उसके बाद अभी की फ्रेश SIP मैं नए फंड्स में स्टार्ट कर देता हूं, और इस फंड को पूरे पैसे को 1 साल तक छोड़ना उचित होगा या मुझे रिडीम कराना होगा? के लिए फंड छोड़ देना चाहिए, अभी उसको निकालना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको 1% का एग्जिट लोड लग जाएगा। और फ्रेश SIP आप दूसरे 2 फंड्स जो आपको बताए हैं उसमें आप शुरुआत कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट राम दत्ता मेहरोत्रा जी। वरुण कुमार अगले दर्शक मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार वरुण। नमस्कार मैम। कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी मैम, मैं बिहार से बात कर रहा हूँ मैम, मेरा नालंदा डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, 18 साल में 7 करोड़ जुटाने हैं वरुण, है ना?
मैम वो थोड़ा गलती है, मेरे को 5 करोड़ का मेरे को कॉर्पस चाहिए था मैम। 5 करोड़ इकट्ठा करने हैं, ठीक है। पराग पारेख का कौन सा फंड है? मैम मेरे पास पराग पारी का फ्लेक्सी कैप है और कोटक इमर्जिंग Okay. इक्विटी है, एसबीआई स्मॉल कैप है, एक्सिस स्मॉल कैप है और एक क्वांट का एक्टिव फंड मैं लेटेस्ट ऐड किया हूँ। काफ़ी अग्रेसिव फंड आपने बनाया है, खुद बनाया है आपने ये? यस मैम, आपका शो को देख के मैं थोड़ा गाइड लेकर बनाया था मैम। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य। चलिए वरुण सॉरी, और आदित्य से आपके सवाल का जवाब हम लेंगे। आदित्य बताएं। और तो मैम अगर 6,000 की एसआईपी करते हैं इन्वेस्टर अगले 18 साल के लिए, और मैं अज्यूम करता हूँ 10 से 12% का रिटर्न, तो इन्वेस्टर के हाथ में सिर्फ 50 लाख रुपए आएंगे, जो कि इन्वेस्टर के करंट कॉर्पस 5 करोड़ या 7 करोड़ दोनों से ही बहुत शॉर्ट है। अगर इन्वेस्टर को 5 या 7 करोड़ रुपए चाहिए तो इन्वेस्टर को मिनिमम 70 से 80,000 रुपए की एसआईपी करनी होगी। ये बहुत ही बड़ा शिफ्ट है उनके एसआईपी पोर्टफोलियो, उनके अभी एसआईपी अमाउंट से। तो इन्वेस्टर को या तो इन्वेस्टर अपने गोल को कम करे या तो इन्वेस्टर अपने एसआईपी को बढ़ाए। यही दोनों सोल्यूशन है इस बात के। अब इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में जाए तो इन्वेस्टर चेज कर रहे हैं अच्छे परफॉर्मिंग फंड्स को, कौन के सारे फंड्स जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो इन्वेस्टर उसके रिटर्न को चेज कर रहे हैं। मेरे हिसाब से इन्वेस्टर को ये परफॉर्मेंस को चेज नहीं करना चाहिए। 3 म्यूचुअल फंड मैंने सजेस्ट किए हैं, एक्सिस स्मॉल कैप फंड, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड और पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड। ये इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है। इन 3 में ऑलरेडी एसआईपी करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरे हिसाब से और ज्यादा फंड्स को ऐड करने की जरूरत नहीं है, कंसिडरिंग सिर्फ 6,000 रुपए की एसआईपी कर रहे हैं, और जितने ज्यादा फंड ऐड करेंगे उतना ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन होगा और उतना कम रिटर्न मिलेगा। तो मेरे हिसाब से 3 फंड्स में अपने इन्वेस्टमेंट को बिल्कुल फोकस कीजिए, और कोई फंड जो कि नियर टर्म में अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको चेस करने की जरूरत नहीं। आदित्य, तकरीबन कितना आपने बताया इनको? 80 से 85 हजार रुपए की एसआईपी करनी होगी। बिल्कुल 7 करोड़ का उन्होंने गोल बताया था, जो अगर उनको 5 करोड़ का 5 5 करोड़ 5 करोड़ का गोल है तो उसको 60 से 70,000 रुपए की एसआईपी करनी। चलिए, तो क्लियरली वरुण आपने सुना, आपको थोड़ा सा निवेश की राशि बढ़ानी होगी। कोई और सवाल आप पूछना चाहते हैं आदित्य से? हाँ मैम, मेरा दो सवाल है मैम। पूछिए ना। मैम मेरा पहला सवाल है मैम, जैसे मैंने फंड अगर सिलेक्ट कर लिया तो मैम मैं बार बार फंड को देख नहीं सकता हूँ। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि मैं अपना फंड का क्वार्टाइल रैंकिंग कहाँ देख सकता हूँ, उसका कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क कहाँ देख सकता हूँ मैं। और दूसरा क्वेश्चन ये है मैम कि मैं जब एसआईपी कर रहा था तो मेरे घर वाले थोड़ा सा नाराज थे, क्योंकि ये लोगों को कुछ एसेट, जैसे सब बोलते जमीन लो ये लो, तो जमीन तो मैम दिखता है कि, तो इसका मैम बोल रहे थे क्या सिक्योरिटी क्या है मैम, जो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं उसका मैम? बहुत अच्छे सवाल आपने पूछे हैं, और आपके सवाल बिल्कुल भी अटपटे नहीं है। आप ही नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं और ऐसे बहुत सारे लोगों के परिवार हैं जो कि इक्विटी में जब निवेश करने की बात आती है तो उनको लगता है कि ये बिल्कुल समझ नहीं है उन्हें। ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स पे उनका विश्वास ज़्यादा है, रियल एस्टेट हो गया, सोना हो गया, तो कतराते हैं लोग। समझ में नहीं आता कि इक्विटी में सुनिश्चित कैसे होगा कि जितने पैसे लगाए हैं उससे ज़्यादा ही मिलेंगे या कमाई हो जाएगी। तो इनका जो पहला सवाल है कि अपने पोर्टफोलियो को कितनी बार साल में चेक किया जाए और कहाँ से चेक किया जाए, आदित्य पहले ये बताएं। पहली बात तो पोर्टफोलियो चेक कैसे करना है। अगर आप लंबी दौर के निवेशक हैं तो मेरे हिसाब से अगर आप साल में 1 या 2 बार चेक करेंगे तो बेटर रहेगा। ये स्कीम्स जो है वो सारी अच्छी स्कीम्स है, इन्हें टाइम दीजिए परफॉर्मेंस देने का। मेरे हिसाब से कोई भी स्कीम में चेंज करने से पहले 2 से 3 साल मिनिमम उनको उस स्कीम को दीजिए ताकि वो परफॉर्मेंस दे पाए। ये हुई सबसे पहली बात। इसको कंपेयर कैसे करना है, हर एक म्यूचुअल फंड की स्कीम के साथ वो बेंचमार्क देते हैं कि बेंचमार्क का परफॉर्मेंस क्या है और उनकी स्कीम का परफॉर्मेंस क्या है। इस सेबी के रेगुलेशंस है, तो इन रेगुलेशंस पे आप कंपेयर कर सकते हैं कि आपकी स्कीम कैसे परफॉर्म कर रही है। पर मेरे हिसाब से जिस तरीके का पोर्टफोलियो आप बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल स्मॉल कैप स्कीम आपने रखी हुई है अपने पोर्टफोलियो के अंदर, तो वहां पे मिनिमम 3 से 5 साल का समय देंगे तो ही आपको फायदा होगा, अदरवाइज आप हमेशा चेंज करते रहोगे स्कीम को। ये हुई सबसे पहली बात। दूसरी बात,
जैसे कि आपने पूछा कि क्या गारंटी है या क्या सिक्योरिटी है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इक्विटी में कोई भी गारंटी नहीं होती है। इक्विटी के अंदर फिक्स डिपॉजिट की तरह रिटर्न गारंटी नहीं मिलता है। आप अगर जमीन भी देखेंगे तो जमीन में भी कोई गारंटी नहीं होती है कि आपको रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा। वो तो जमीन के भाव बढ़ रहे थे पिछले 10, 15, 20 साल के अंदर, तो हमें ऐसा लगता है कि वो भाव बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे यहाँ से, पर कोई गारंटी नहीं होती है। इक्विटी में हमें इन्वेस्ट इसलिए करना चाहिए क्योंकि भारत एक बहुत ही आगे बढ़ता हुआ देश है। भारत की इकोनॉमी जो है $3 ट्रिलियन से $5 ट्रिलियन हो जाएगी। एक उभरता हुआ देश है जिसने पिछले 5-10 साल में बहुत अच्छा किया है और अगले 5-10-15 साल में अच्छा करेगा। जो सेंसेक्स था वो एक टाइम पे 500 पॉइंट पे था, आज कहाँ पे है आप देख सकते हैं। तो अगले 10 से 15 साल के अंदर भी इंडिया के इकोनॉमी में प्रगति होगी और ये प्रगति जो है वो स्टॉक मार्केट में रिफ्लेक्टेड होगी। और अगर आप अच्छे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टेड हैं तो आपको ये रिटर्न जरूरी मिलेगा, पर इसकी कोई गारंटी नहीं है कि क्या रिटर्न मिलेगा और कितने टाइम होराइजन पे रिटर्न मिलेगा। इसी रिस्क के लिए आपको फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा रिटर्न, तो कोई गारंटी नहीं है। पर अगर आप लंबी अवधि के साथ इन्वेस्टेड रहेंगे तो श्योरली जैसे इंडिया की इकोनॉमी $3 ट्रिलियन से $5 ट्रिलियन की हो जाएगी तो आपको भी इक्विटी में अच्छा होगा। तो पेशेंटली इन्वेस्ट कीजिए और डिसिप्लिन में इन्वेस्ट कीजिए। ऑल द बेस्ट वरुण। आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ लक्ष्मण फोन लाइन पर है। नमस्कार रोहित। लक्ष्मण, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, नमस्ते मैडम। नमस्ते सर, आपका पोर्टफोलियो हमारे पास है। चलिए झटपट कोई सवाल इस पे आप पूछना चाहते हैं? 30 साल में आपको चाहिए 3 करोड़, यही सवाल है ना आपका? मैडम वो मिस टाइप था, वो 30 में मेरा 6 करोड़ था। 30 तो, साल में 6 करोड़? नहीं, 3 साल में, 30 साल में 6 करोड़। समझ गई। और यही फंड्स है ना जो आपने हमें भेजे हैं? यस यस। ऑलराइट, विश्वजीत जी बताएं फंड्स कैसे हैं और निवेश कितना बढ़ाना होगा? जी लक्ष्मण जी, पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि आप 30 साल तक के लिए निवेश कर रहे हैं। ये म्यूचुअल फंड के लिए जब आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो सबसे ज्यादा इसका एडवांटेज लाभ तभी मिलता है जब आप लंबे समय के लिए, लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं, क्योंकि इसमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मैजिक वर्क करता है। आपका जो उद्देश्य जो अभी आपने डबल कर दिया एकदम से, तो आपकी जो स्कीम्स हैं वो सारी अच्छी हैं। मैंने चारों स्कीमों को जांचा है। बहुत ही अच्छी टॉप क्वार्टाइल फंड्स हैं, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है इनकी, चाहे वो एसबीआई स्मॉल कैप है जो बहुत ही अच्छा रिटर्न दे रहा है, या फिर एक्सिस, या फिर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 5 स्टार फंड है। तो फंड सारे अच्छे हैं, आपने चुनाव अच्छा किया हुआ है, अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से आपने सलाह ले रखी है। तो मेरी सलाह ये रहेगी, अगर आप 6 करोड़ बनाना चाहते हैं तो 10,000 रुपए अगर हम करते हैं निवेश एसआईपी, मंथली एसआईपी करते हैं तो 3 करोड़ बनते हैं। आप ऑलरेडी 13,000 कर रहे हैं तो उससे 4 करोड़ बन जाएंगे। तो मेरे हिसाब से अगर आप 16-17 हजार की एसआईपी करेंगे तो आप 6 करोड़ तक पहुंच सकते हैं। आप मेरे हिसाब से 20,000 तक की एसआईपी ले जाने की कोशिश करिए और आराम से आप 6 करोड़ के लक्ष्य पे पहुंच जाएंगे। क्योंकि सिर्फ इसलिए पहुंच पाएंगे क्योंकि आपने एक लंबी अवधि का टाइम होराइजन रखा हुआ है, जिससे पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से आपके रिटर्न्स बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, पूरी उम्मीद है कि आप 6 करोड़ के लक्ष्य पे पहुंच जाएंगे। केवल आप 10-1 हजार रुपए की एसआईपी और बढ़ा दीजिए। अगर आप इकट्ठी नहीं बढ़ा सकते तो स्टेप अप कर लीजिए, यानी कि हर साल आप 10% बढ़ा सकते हैं। आज 13,000 है, 15,000 कीजिए, फिर 17-18,000 कीजिए। ऐसे करके भी अगर आप चलेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपना 6 करोड़ का लक्ष्य आराम से अचीव कर पाएंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच लक्ष्मण अपना सवाल हमें भेजने के लिए। अभिजीत फोन लाइन पर है मेरे साथ। अभिजीत, गुड इवनिंग मैम। हाय, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ मैम। ओके, आपने सारे स्मॉल कैप अपने पोर्टफोलियो में लिए हैं अभिजीत? यस मैम, एक्चुअली में मैम मेरा जो भी कंसर्न है ये है कि जैसे इन्फ्लेशन 8% है, तो मैंने मेरा 30 साल का होराइजन है कि मैं 30 इयर्स तक इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो पूरे मतलब 30 इयर्स से पहले मैं विड्रॉ करूंगा ही नहीं, इस वजह से मैंने पूरे स्मॉल कैप ही रखा है। और मुझे मैम 25 करोड़ के लगभग फंड चाहिए होगा मेरे रिटायरमेंट के लिए।
और मैम स्मॉल कैप का जो रिटर्न है वो 20% के करीब है, तो मुझे ऐसा लगता है कि 10% स्टेप अप करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी 12% का रिटर्न हो जाएगा, 7 से 8% का जो इन्फ्लेशन है वो इसी से कवर हो जाएगा। राइट, जोखिम का क्या वो आप उठाने को तैयार हैं जो आते हैं इस कैटेगरी बिल्कुल के साथ, बिल्कुल, है ना? मेरा एज 28 ईयर्स है मैम। ऑलराइट, आदित्य क्या कहेंगे? मैम एज 28 इयर्स हो या एज उससे भी यंगर हो, पर पूरा पैसा कभी भी स्मॉल कैप फंड्स में नहीं लगाना चाहिए। स्मॉल कैप फंड्स एक्सट्रीमली वॉलेटाइल होते हैं। हम जो इन्वेस्टर होते हैं निवेश करने के टाइम ये सोच लेते हैं कि ड्रॉडाउन होगा तो हम झेल लेंगे, पर सही में जब ड्रॉडाउन आता है तो बहुत ही कम इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि इन्वेस्टेड रहते हैं। 2018 की तरफ हम अगर जाए, 2018 के अंदर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के अंदर इतने बड़े ड्रॉडाउन हुए थे कि कई स्मॉल कैप फंड्स ने इन्वेस्टमेंट्स भी बंद कर दिए थे। मेरे हिसाब से पूरा पोर्टफोलियो स्मॉल कैप्स की तरफ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अभी मार्केट वैल्यूएशंस बहुत हाई है और हो सकता है कि स्मॉल कैप्स में करेक्शन भी हाई है। तो मेरे हिसाब से पोर्टफोलियो को स्मॉल कैप से डाइवर्सिफाई करके फ्लेक्सी कैप फंड्स में भी ऐड करने की जरूरत है। तो मेरे हिसाब से मैंने 4 फंड्स सजेस्ट किए हैं इन्वेस्टर्स को। SBI स्मॉल कैप फंड, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड और कोटक का नैस्डैक फंड। मैंने इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की है। इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई कीजिए, सिर्फ 20% रिटर्न के साथ मत भागिए। जब जोखिम होता है और जो कि रिस्क होता है, जब रिस्क आता है तो स्मॉल कैप फंड्स के अंदर 40 से 50% का ड्रॉडाउन होता है, जो कि बहुत पेनफुल होता है 3-4 साल। तो मेरे हिसाब से स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए और लिमिटेड वे में इन्वेस्ट कीजिए और बाकी पूरे मार्केट में भी इन्वेस्ट कीजिए ताकि आपका रिस्क कंट्रोल रहे और आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाए। तो मैंने ये 4 फंड्स बताए हैं, इन 4 फंड्स में आप इन्वेस्ट कीजिए अपनी SIP को इक्वली स्प्लिट। अभिजीत कोई सवाल पूछना है आदित्य से? मैम एक्चुअली मैं जितने स्मॉल कैप फंड्स हैं सबके इंसेप्शन डेट से मैंने रिटर्न देखा है, तो सब ऐसा कोई बहुत ज़्यादा स्लो डाउन नहीं दिखा मुझे। और मेरा ये कंसर्न ये है मैम कि मैं 30 इयर्स तक बिल्कुल इन्वेस्टेड ही रहूँगा, मैं उससे पहले विड्रॉ करने का सोचा भी नहीं है मैंने, क्योंकि मेरा ये ऐसा फंड है, म्यूचुअल फंड में मेरा जो भी इन्वेस्टमेंट है वो मैंने बहुत साइड से कर दिया है, साइड इनकम का सोर्स बना लिया है उसके लिए मैंने, तो मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऑलराइट, एज लॉन्ग एज आपने अपने रिस्क एपेटाइट को समझा हुआ है और पूरी तरह से गणित करके आपने समझा हुआ है। ऑलराइट देन अभिजीत, ऑल द बेस्ट आपके पोर्टफोलियो के लिए। जी थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग योर क्वेरी। आगे बढ़ते हैं और सीधा रुख करते हैं अब निवेश के गुरु मंत्र की ओर। ऑलराइट विश्वजीत जी, पहले आपके पास आऊंगी, बताएं क्या है आपका गुरु मंत्र? जी कविता जी, मैंने बहुत सारे सवाल देखे, उसमें ऐसा लगता है कि कई बार हम सब समझते हैं कि हमने इन्वेस्ट कब करना है, लेकिन एग्जिट कब करना है उस स्कीम से, उसको लेके बहुत सवाल होते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पहले तो कोई भी इन्वेस्टमेंट है उसको अपने गोल के साथ लिंक करिए और उसको रिव्यू करिए हर साल। जैसे कि अभी आदित्य जी भी बता रहे थे कि आप अपनी परफॉर्मेंस है जो स्कीम्स की, उनको हर साल 6 महीने में रिव्यू करिए। और अगर आपको लगता है कि 1.5-2 साल से कोई स्कीम परफॉर्म नहीं कर रही है बेंचमार्क के कंपैरिजन में, तो आप उसको जरूर एग्जिट करिए। आपको इन्वेस्टमेंट छोड़ने को नहीं कह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट से एग्जिट नहीं होना है, आपको स्कीम से एग्जिट होना है और कोई और उसकी अच्छी उस कैटेगरी में जो स्कीम है उसमें आप निवेश करें। तो कंटिन्यू टू रिमेन इन्वेस्टेड बट डोंट गेट मैरिड टू वन AMC और वन स्कीम। आदित्य? मैम आज मेरा गुरु मंत्र है कि कोई भी बेस्ट म्यूचुअल फंड नहीं होता है। हर साल इन्वेस्टर बेस्ट म्यूचुअल फंड या वो म्यूचुअल फंड जहाँ पे हाईएस्ट रिटर्न है और उसको खोजने की कोशिश करते हैं, पर कोई बेस्ट म्यूचुअल फंड नहीं होता है। इन रियल में अच्छा रिटर्न कैसे बनता है? एक म्यूचुअल फंड जहाँ पे आपको लगता है कि फंड मैनेजर की स्ट्रैटेजी अच्छी है, वहां पे उस फंड को उठाइए और 5, 7, 10 साल तक कंसिस्टेंटली और डिसिप्लिन वे में अगर आप SIP करते हैं तो आपको कंपाउंडिंग जो कि दुनिया का 8वां अजूबा है वो देखने को मिलेगा। तो शॉर्ट टर्म में कोई भी अमीर होने का तरीका नहीं है। हाँ, लॉन्ग टर्म में अगर आप अच्छे कंसिस्टेंट वे में
SIP करेंगे तो आपको कंपाउंडिंग का रियल इफेक्ट देंगे। चलिए, आखिरी सवाल शो का, और आदित्य के लिए ये सवाल है, भेजा है सागर परवे ने, और ये 3 फंड में लगभग निवेश कर रहे हैं। 15 साल में इनको चाहिए 20 लाख रुपए, और फंड्स के नाम आपके पास हैं। आदित्य बताएं। मैम, अगर 2500 रुपए की SIP करेंगे इन्वेस्टर 15 साल तक, और मैं 10 से 12% का रिटर्न अज्यूम करूं, तो इन्वेस्टर के पास 12 लाख रुपए आएंगे, जो कि इन्वेस्टर के 20 लाख रुपए से कम है। तो इन्वेस्टर को मिनिमम 4,500 से 5,000 रुपए की SIP करनी पड़ेगी, ताकि वो अपने गोल की तरफ रीच कर पाए। इन्वेस्टर ने अपने पोर्टफोलियो में सेक्टोरल फंड्स भी रखे हैं, तो सेक्टोरल फंड्स को अवॉइड करना चाहिए इन्वेस्टर को। और इन्वेस्टर को मेरे हिसाब से सिर्फ इन 2 फंड में इन्वेस्ट करेंगे, UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड और पराग करेक्ट फ्लेक्सी कैप फंड। इन दोनों ही फंड्स में अपनी SIP को इक्वली स्प्लिट कर देंगे तो अच्छा रहेगा, और अपनी SIP को मिनिमम 10% से हर साल बढ़ाते रहेंगे, तो शायद आप अपनी गोल की तरफ आराम से रीच कर। ऑलराइट, चलिए, तो इसी सलाह के साथ हमें शो को भी समाप्त करना है। बहुत बहुत धन्यवाद विश्वजीत जी आपका, आदित्य आपका, समय निकाला दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग की। और इसी के साथ मुझे भी आज के शो में इजाज़त दें। जाते जाते व्हाट्सएप नंबर छोड़ जा रहे हैं, जो हमारा शो का नंबर है। अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं और अपनी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग आप करवा सकते हैं हमारे ज़रिए। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।